हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसे वॉच करें, ताकि ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक, इसको हम स्टार्ट करें इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि फ्रांस में क्या क्या हुआ था और हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमें पता है, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कैसे एक पेंटिंग्स के थ्रू हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, वो देखा था हम लोगों ने। सेकेंड नंबर के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशंस के कारण द आइडिया ऑफ नेशन, जो नेशन का आइडिया था वो स्प्रेड हो रहा था ऑल ओवर द यूरोप के पार्ट के अंदर। ये हम लोगों ने सेकंड वीडियो में देखा था। और जो थर्ड वीडियो है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो हम आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम स्पेशली बात करने वाले हैं नेपोलियनिक कोड जो है, सिविल कोड ऑफ 1804, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस या पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है। सो जो नेपोलियन था ना, नेपोलियन कुल मिला के देखें तो हीरो की तरह था और विलन की तरह था। आप बोलोगे सर हीरो भी है और विलन भी है, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब उसने बहुत सारे अच्छे भी काम किए थे और बहुत सारे बुरे भी काम किए थे। जैसे वो नहीं था पुलिस वाला गुंडा, वो जो मूवी आती है, इसी तरीके से नेपोलियन भी अच्छे भी काम किए थे और बुरे भी काम किए थे। जो अच्छे काम होते हैं उसे हम एज एडवांटेज के तौर पे लिखे जाते हैं एग्जाम में, और जो बुरे काम उसे हम डिसएडवांटेज के तौर पे लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब नेपोलियन ने क्या अच्छे काम किए थे? जो अच्छे काम किए थे ना नेपोलियन ने, उन्हीं को तो बोला जाता है सिविल कोड। सिविल कोड का मतलब हो गया कि जो रूल्स बनाए थे नेपोलियन ने, जो सभी लोगों को फॉलो करना है, वही रूल थे जिसको बोला जाता है सिविल कोड ऑफ 1804। अब माइंड में क्वेश्चन क्लिक करेगा, सर 1804 क्यों बोला इसको? 1820 क्यों नहीं बोला? 1920 क्यों नहीं बोला? तो 1804 इसलिए बोला है क्योंकि जो नेपोलियन का जो टाइम था, रूल जहाँ से स्टार्ट करा था नेपोलियन ने, वो 1804 से स्टार्ट करा था। सो नेपोलियन ने 1804 से लेके तो 1815 तक नेपोलियन रूल करता है, इसीलिए उसे क्या बोला हम लोगों ने? 1804, सिविल कोड ऑफ 1804 हम लोगों ने बोला। अब बोलोगे सर इस कोड के अंदर क्या क्या लिखा था? कोई सीक्रेट कोड, कोई सीक्रेट मैसेज था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो कोड था ये लोगों के बेनिफिट्स के लिए था। क्या क्या बेनिफिट्स थे इसके अंदर? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस नेपोलियन ने क्या करा था? नेपोलियन ने ये करा था कि ऑल द प्रिविलेजेस, जितने भी प्रिविलेजेस जो बर्थ के साथ जो मिल रहे थे लोगों को, उसे रिमूव कर दिया गया। दैट मीन्स कि ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अ बर्थ, जो भी बेस्ट बर्थ के बेस्ड पे थे, उन सारे प्रिविलेजेस को रिमूव कर दिया गया। अब आप बोलोगे सर ये प्रिविलेजेस क्या होते हैं और बर्थ के बेसिस पे क्या चीज़ हो रही है? तो सोचो जरा, फ्रांस में हम लोगों को पता था, जो 9th तक हम लोग पढ़े हैं, हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस के अंदर 3 सोसाइटीज़ थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट था। ठीक है। और जो टैक्स पे करना होता थे, जिस टैक्स का मैं नाम बोल रहा हूँ, ताइद और ताइल, ये जो टैक्स थे ये कौन पे करता था? हाँ, थर्ड स्टेट्स के लोग पे करते थे। फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट्स के लोग टैक्स पे करते थे क्या? नहीं करते थे। ठीक है। तो ये थर्ड स्टेट्स के लोगों को टैक्स पे करना होता था। अब सोचो जरा, किसी बच्चे का बर्थ हो गया, अभी जस्ट बर्थ होता है, ठीक है, अब एक नया बच्चे का बर्थ हुआ और उसका बर्थ हो जाता है किसी नोबल फैमिली के अंदर, तो क्या उसे टैक्स पे करना रहेगा? नहीं करना रहेगा। क्यों नहीं करना रहेगा? क्योंकि उसका बर्थ नोबल फैमिली में हुआ है, तो उसे टैक्स पे करना ही नहीं रहेगा आगे तक। ठीक है। और वहीं अगर सेम टाइम पे अगर किसी बच्चे का बर्थ किसी पीजेंट जो फैमिली से, गरीब घर में हो जाता है, तो क्या करेंगे? टैक्स पे करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। किस्मत खराब उसकी, तो बर्थ हो गया है, मतलब बर्थ लेते से ही उसकी किस्मत खराब हो गई। बर्थ के साथ ही उस पर ये डिसाइड हो जाएगा कि किसे टैक्स पे करना है, किसे टैक्स नहीं पे करना। तो यही जो सिस्टम था जिसको बोला जा रहा है प्रिविलेजेस ऑन द बेस्ड ऑन अ बर्थ, जो बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे, उसे नेपोलियन ने रिमूव कर दिया गया। पहली चीज़ ये। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें, नेपोलियन ने एक और चीज़ करी थी जिसको बोला जाता है एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ होती है सर, इक्वलिटी और बिफोर द लॉ? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नेपोलियन ने क्या करा कि नियम से पहले, दैट मीन्स कि जो नियम रहेंगे ना, नियम से पहले इक्वलिटी है सभी लोगों के लिए। अब इसको समझो देखो इस तरीके से, किसी पर्सन ने कोई क्राइम करा है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। मान लो किसी एक पर्सन ने 3, हम अलग अलग पर्सन लेते हैं, ठीक है। एक पर्सन हो सकता है वो नॉर्मल सिटीजन हो, हमारे आसपास जो घूमने वाले लोग रहते हैं कि इस तरीके से हो। सेकेंड वो पर्सन हो सकता है हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो सकता है, और थर्ड नंबर पे हो सकता है कोई बॉलीवुड का फेमस एक्टर। ठीक है। अब इन तीनों ने अगर कोई क्राइम करा है, तो क्या तीनों को सजा अलग अलग होगी क्या? नहीं होगी। तीनों ने जब क्राइम अगर सेम करा है तो पनिशमेंट है या जो सजा है वो तीनों की सेम होगी। तो यही तो मतलब हुआ, दैट मीन्स की इक्वलिटी, सभी लोग इक्वल है बिफोर द लॉ, नियम से पहले सभी लोग इक्वल है। यहाँ पे कहीं इस तरीके से पार्शलिटी नहीं होगी कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन ने क्राइम किया तो उसको सजा ज़्यादा होगी या सजा कम मिलेगी, या अगर वो देश के प्रधानमंत्री ने किया है तो उसे सजा कम दी जाएगी या उन्हें ज़्यादा देना है। दैट मीन्स की इक्वलिटी बिफोर द लॉ।
थर्ड नंबर की बात करें जो नेपोलियन ने चेंजेस करा था वो क्या था, सिंप्लीफाइज कर दिया था, सॉरी थर्ड नंबर का जो चेंजेस था वो ये था, नेपोलियन ने जो करा था, सिक्योर द राइट्स टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेपोलियन ने क्या करा, लोगों की प्रॉपर्टी के राइट्स को सिक्योर कर देंगे। अब बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, इसका मतलब ये था, देखो जरा पहले तो फ्रांस के जो लोग थे ना, स्पेशली थर्ड स्टेट्स के लोग, इनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती नहीं थी, ये दूसरे के खेत पे जाके काम करते थे, इनको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं होता था, जो जमींदार होते थे, जो नोबल्स होते थे, इनसे प्रॉपर्टी ले लेते थे, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन अब इस नियम के कारण, इस कोड के कारण जो लोग थे, स्पेशली थर्ड स्टेट्स के लोग भी, वो अपने पास प्रॉपर्टीज रख सकते थे, और प्रॉपर्टीज का एक अधिकार हो गया था कि ये प्रॉपर्टी अब इन्हीं लोगों से बिलोंग करेगी, इस तरीके से एक राइट्स दे दिया गया था। अब बोलोगे सर बस यही करा था क्या, नहीं, ये जो इसके अलावा नेपोलियन रुका नहीं, नेपोलियन तो और भी बहुत सारे चेंजेस करे, जैसे मैं बात करूं, इंप्रूव द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब आने जाने के लिए बहुत अच्छे रास्ते बना दिए गए, मैसेज यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम जनरेट कर दिया गया नेपोलियन ने। और आगे बढ़े जरा तो सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था ना, इसको भी बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया। अब बोलोगे सर ये क्या चीज़ होती है, देखो इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। आप लोगों ने शायद ये ऑब्जर्व नहीं करा होगा, पहले क्या सिस्टम होता था, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, स्पेशली पापा से पूछना, आप उनसे पूछना पापा पहले सिम खरीदते तो कैसे खरीदते थे, तो पापा बताएंगे पहले जो सिम खरीदने का प्रोसीजर ऐसा होता था, पहले शॉपकीपर्स के पास जाते थे, उसको एक सिम जो लेना है वो बोलते थे, उस कंपनी का नाम बोला जाता था, फिर उनको बोला था, फिर उनको फ़ोटो दिया जाता था, फिर एक फॉर्म फिल किया जाता था, उस फॉर्म के अंदर बहुत सारी डिटेल फिल करना रहती थी, एक फ़ोटो हो गया, फिर पासपोर्ट साइज़ का जो फोटो दिया जाता है, फिर इसके साथ साथ आपको वोटर आईडीज़ या जो डॉक्यूमेंट्स है वो देना पड़ते थे, फिर सिग्नेचर कराता था वो, फिर ये जो सारे फॉर्म है वो शॉपकीपर अपने पास रख के एक आगे उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव को पहुँचाता था, वो फिर फॉर्म वहाँ से आगे पहुँचाता था एग्जीक्यूटिव के पास, फिर आपके पास लगभग 7-8 दिन बाद एक टेलीफोनिक कॉल आता था, वो कंफर्मेशन करते थे क्या सर आपने जो एड्रेस दिया है वही एड्रेस है, और कुल मिला के इतने लंबी प्रोसेस के बाद आपकी 10 से 12 या 15 दिन में आपकी सिम चालू हो जाती थी। बहुत बढ़िया है ये प्रोसेस आपने देखा। अब आप लोगों ने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, आप लोगों ने भी मोबाइल फ़ोन है, आप भी बोलोगे सर हम लोगों ने जो सिम ली इसका प्रोसेस सिंपल है। अगर आप लोगों ने अगर जियो की सिम परचेस करी होगी, आप शॉप के अंदर गए होंगे, आपने बोला होगा मुझे सिम चाहिए, उसने बोला अंगूठा दिखाओ, ठीक है अंगूठा लिखाया, अंगूठा एक लगाया, उसने थंब करा और आए दो तीन डिटेल फॉर्मेलिटीज़ थी वो सिंपल करी और आपका जो है आपको सिम मिल गई। अच्छा एक्टिव होने में कितना टाइम लगा उस सिम को एक्टिवेट करने में, इमीडिएटली आपकी जो सिम थी शायद विदिन 10 मिनट 15 मिनट के अंदर वो एक्टिवेट भी हुई। लेकिन पहले जो प्रोसेस थी 15 दिन की, यही प्रोसेस अब हो गई कितने 1 डेज के अंदर, मतलब सिंप्लीफाइड हो गया, प्रोसीजर बहुत सिंपल कर दिया। एज इट इज नेपोलियन ने भी क्या करा, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको बहुत सिंपल कर दिया, बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया और बहुत ईजी कर दिया गया, ये चीज़ हो गई। और आगे बात करें तो नेपोलियन जो फ्यूडल ड्यूज होते थे, फ्यूडल ड्यूज का मतलब होता है जो जमींदारों के जो कर होते थे, जमींदारों को जो दिए जाते थे लोगों के द्वारा, वो जो सिस्टम था नेपोलियन ने वो भी हटा दिया। और आगे बात करें तो देखो मैंने बहुत बोला ना, नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस करे थे, इसलिए इसीलिए तो ये एडवांटेज है। और आगे बात करें तो यूनिफॉर्म लॉस, ये स्पेशली बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनिफॉर्म लॉस सभी के लिए एक जैसे नियम कर दिए गए। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट, जो मेजरिंग यूनिट थी उसे स्टैंडर्ड कर दिया गया। अब देखो जरा ये क्या चीज़ होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक काम करो 30 इंच या 30 सेंटीमीटर आपकी स्केल से मेजर करके एक पेपर कट करो, एक इतनी लेंथ लो, वो आपकी भी 30 सेंटीमीटर होगी, मेरे यहाँ भी सेम होगी, और ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक फिक्स्ड इंच की बात कर रहे हैं या फिक्स्ड सेंटीमीटर्स की बात कर रहे हैं। जो आपके पास जो स्केल है और मेरे पास जो स्केल है दोनों सेम है। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ एक काम करो कि 1 बिल्लास जो होता है, जो हाथ से नॉर्मली ट्रेडिशनली मेजर किए जाते हैं गाँव के जो लोग होते हैं ना, कि 1 2 3 4 ऐसा मैं बोलूँ आपको, बोलूँ कि एक काम करो 1 बिल्लास मेजर करो। हो सकता है ऐसा 1 बिल्लास किसी का 10 सेंटीमीटर में आए जो छोटा बच्चा होगा, हो सकता है किसी का 15 सेंटीमीटर में आए, हो सकता है अपनी ही कोई 10th क्लास का बच्चा खली जैसा होगा बहुत बड़ा, उसका हो सकता है और ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा हाथ हो उसका। तो ठीक है, तो सभी के लिए अलग अलग है। दैट मीन्स की जो मेजरिंग यूनिट थी पहले स्टैंडर्ड भी थी। अब बुक के अकॉर्डिंग बताऊँ तो आप देखो जर्मनी का जो यूनिट था ना, उसके अंदर एक यूनिट आती है जिसको बोला जाता है एल है, ठीक है, एल है, या आगे टॉपिक में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एल यूनिट होता था और वहाँ पे क्या होता था, जर्मन की बात करें तो कहीं पे वो 54 सेंटीमीटर होता था, कहीं पे 65 होता था सेंटीमीटर। ये फैब्रिंग यूनिट थी मेजरिंग की। तो इस तरीके से इसको भी एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, सभी लोगों के लिए एक जैसा कर दिया गया। तो इस तरीके से इतने सारे चेंजेस नेपोलियन ने करे हैं। अब आप बोलोगे ये तो फिल्मी डायलॉग जैसा हो गया है, जिसे आप लोगों ने सुना था कि नहीं, कौन सा डायलॉग, वो अमिताभ बच्चन वाला है, तेरे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, रुपया है, और बस यही चीज़ है। फिर हीरो बोलता है मेरे पास माँ है।
है ना। तो नेपोलियन ने भी ऐसी करा, नेपोलियन भी जहाँ जा जाता ना इन सारी चीज़ों को लेके जाता है। कहाँ पे गया, जैसे नेपोलियन की बात करें तो वो इटली के रीजन पे गया, स्विट्जरलैंड के रीजन पे जाता है, और डच रिपब्लिक में जाता है, जहाँ भी जिस भी रीजन पे जाता है अपने साथ ये सारी चीज़ें लेके जाता है। और वहाँ पे लोगों को यही बोलता है मेरे पास क्या है, मेरे पास फेडरल जो है, मेरे पास ये दिस वन जिसको अपन ने बोला ना, मैंने फेडरल ड्यू सिस्टम को हटा दिया गया, मैंने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव कर दी, यूनिफॉर्म लॉस कर दी, स्टैंडर्डाइज्ड वेट मेजरमेंट है। और अगर मैं आगे बात करूँ ऑन द बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेज दिए जा रहे हैं मेरे पास, ये सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें लोगों को दिखाता, लोगों का दिमाग चकरा जाता। और साथ साथ में आखिरी जो माँ वाला डायलॉग था, मेरे पास माँ है, तो नेपोलियन बोलता मेरे पास जो है लिबर्टी भी है और फ्रीडम भी है। इतनी सारी चीज़ें लोगों को दिखाई, लोगों का दिमाग चकरा गया, वाह यार नेपोलियन तो कोई जादूगर आया है। और जितने भी लोग थे स्पेशली नेपोलियन का लोग बहुत वेलकम करते थे। आप लोग देखो जरा, अगर आप लोग अगर BMW से जाओ कभी, BMW गाड़ी में बैठ के अगर यहाँ से वहाँ जाओगे तो आपका भी बहुत वेलकम करेंगे कि नहीं, और बहुत पैसे वाला है, ठीक है। एज इट इज नेपोलियन का भी वेलकम करो। नेपोलियन जिस भी सिटी में गया ना BMW की तरह वेलकम करा। आप बोलोगे सर BMW क्या है? BMW का मतलब B से हमारे पास बनता है ब्रिसल, ठीक है, B से ब्रिसल, M से बात करूँ तो मिलान और मेज, ये देखो सिटी के नेम है। हम तो सारी चीज़ें ऐसी ट्रिक से पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ों से याद रखते हैं, बहुत सिंपल चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो B से बात करें ब्रिसल, M से बात करें मिलान और मेज, और W से बात करें तो क्या आएगा? W से हमारे पास बनेगा वार्सा, ठीक है। वार्सा जो है ना, ये प्लेसेस के नेम है। तो ये जहाँ जहाँ नेपोलियन गया वहाँ पे इन लोगों ने इसका वेलकम करा हर दिल तरीके से, मतलब बहुत दिल खोल के वेलकम करा, स्वागत करा इस तरीके से नेपोलियन का। फिर धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि यार अपनी जो थी अपनी किस्मत तो फंसी हुई है। पहले घोड़े पे बैठे हुए थे, घोड़े से उतरे पैदल, अब गधे पे बैठे और गधे से बिल्कुल पैदल आ गए, ऐसी किस्मत हो गई। कैसे होगी किस्मत? देखो जरा, नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन ने एडवांटेज भी करे थे जो हम लोगों ने देखे, और कुछ नेपोलियन के डिसएडवांटेज भी थे। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो नेपोलियन ने क्या करा था, सबसे पहले जो पॉलिटिकली फ्रीडम्स थी, पॉलिटिकली फ्रीडम लोगों को नहीं दी जा रही थी। दैट मीन्स कि लोगों के पास पॉलिटिकली फ्रीडम नहीं थी। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो था मीडिया के ऊपर स्पेशली एक सेंसरशिप लगा दिया गया था। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स जो भी उस समय गाए जाएंगे, बोले जाएंगे, वो नेपोलियन के किसी अधिकारी को दिखाना पड़ेगा। अगर वो एग्री करेगा कि हाँ इसमें बहुत सही साठ सब चीज़ें सही है, हमारे विरुद्ध कुछ गलत नहीं बोला है, तभी वो उसे आगे जाने देंगे, अदरवाइज उसे मना कर दिया जाएगा। सेंसरशिप का और डिटेल में समझना तो आप लोग देख लेना कौन सी मूवी जिसका नाम है कबीर सिंह। कबीर सिंह में बहुत सारी जगह सेंसरशिप कट मिल जाएंगी आपको, जो नॉर्मल ऑडियंस के लिए नहीं है, जो लोग सारे देखें, ठीक है। अब क्या है वो सारी चीज़ आप खुद समझ जाना। आगे अगर मैं बात करता हूँ नेपोलियन ने जो चेंजेस का जो डिसएडवांटेज के तौर पे जाना जाता है वो ये था, नेपोलियन ने किस चीज़ को इंक्रीज कर दिया था, टैक्स को इंक्रीज कर दिया था। अब आप बोलोगे सर नेपोलियन टैक्स को क्यों इंक्रीज कर रहा है? देखो नेपोलियन बेसिकली मिलिट्री कैंपेन चला रहा था, वो अपनी सेना जो है बढ़ा रहा था, वो फ्रांस के अलावा अदर एरिया को कैप्चर कर रहा था। उसको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की? उसको रिक्वायरमेंट है लोगों की, और लोगों से साथ साथ उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है। तभी तो वो मिलिट्री के जो उसके सोल्जर्स उनको खाना खिला पाएगा, नहीं तो खिलाएगा कैसे? अब उसके लिए पैसा कहाँ से लाए? प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं उसके पास कि भाई मशीन है उसमें प्रिंट कर ले। तो नेपोलियन को क्या करना था? नेपोलियन को पैसा लेने के लिए टैक्स इंक्रीज कर देता है नेपोलियन, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोला जाता है फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, जिसका मतलब होता है फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया जा रहा है लोगों का, स्पेशली फ्रेंच आर्मी के अंदर। जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी के अंदर जो है भर्ती किया जाता है, भले वो छोटा ही क्यों ना, अगर लग रहा है कि बहुत अच्छी एज में हो गया है तो उस लोगों को नेपोलियन क्या करता था, आर्मी के अंदर जबरदस्ती पार्टिसिपेट कराता था। इस तरीके से नेपोलियन ने बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। अब आप बोलोगे इस सारे टॉपिक्स को हम याद कैसे रखें? तो याद रखने के लिए मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है। ट्रिक का नाम है ब्रिजेस, सेकेंड नंबर पे है अनफिट, एंड थर्ड नंबर पे जिसको मैंने याद कराने के लिए बोला गया है वो है फिल्म। इन तीनों के लिए ऑलरेडी मैं एक ट्रिक का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मेरी बहुत पुरानी वाली प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ मिल जाएगा, आप उसे देख लेना। बहुत अच्छी तरीके से उसको मैंने वहाँ पे समझाया है, वो चीज़ समझ में आ जाएगी। और इस तरीके से जो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ क्या चीज़ हुई। नेपोलियन ने बहुत अच्छे चेंजेस करे हैं। कौन से चेंजेस करे थे? तो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से लेके, फेडरल ड्यूज से लेके, करेंसी से लेके, हाँ एक नई करेंसी भी इंट्रोड्यूस करी थी जो मैं वहाँ बताना भूल चुका हूँ, तो एक नई करेंसी भी इंट्रोड्यूस करी थी। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस करे थे। डिसएडवांटेज की बात करें तो जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कर रहा था, टैक्स इंक्रीज कर रहा था, सेंसरशिप बहुत हद तक रिस्ट्रिक्शन था उसके ऊपर, और अगर मीडियाज़ की बात करें सेंसरशिप था, पॉलिटिकली फ्रीडम भी नहीं था। इस तरीके से सारी चीज़ हम लोगों ने आज यहाँ पे देखी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।